नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का आज की इस कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी के क्लास में। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है भारत का भूगोल, सीमाएं और मानक रेखाएं। तो इस लेक्चर में हम न केवल भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का अध्ययन करेंगे, बल्कि उन विवादित क्षेत्रों की गहराई में भी जाएंगे जो अक्सर चर्चा का विषय बने रहते हैं। हम ऑक्साई चीन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मैकमोहन रेखा के पीछे की कहानी और समुद्री सीमाओं जैसे कि पाक जल संधि और 8 डिग्री चैनल का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। इसके अलावे हम भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा और समय का निर्धारण करने वाली भारतीय मानक समय रेखा के बारे में भी महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। दोस्तों, भारत और चीन के बीच की सीमा का इतिहास जो है काफ़ी पुराना और रणनीतिक जटिलताओं से भरा है। इसकी शुरुआत हम 1906 से देख सकते हैं, जब ऑक्साई चीन क्षेत्र का जो है पहली बार औपचारिक रूप से सीमांकन करने का प्रयास किया गया। इसके बाद 1912 में तिब्बत की राजनीतिक स्थिति में आए बदलावों ने इस सीमा के महत्व को और बढ़ा दिया। सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 1914 में आया, जब प्रसिद्ध शिमला समझौता हुआ। इस समझौते के तहत मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। यहाँ एक बहुत ही ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह रेखा मुख्य रूप से ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच खींची गई थी, न कि सीधे तौर पर चीन के साथ। यही कारण है कि चीन आज भी इस रेखा की वैधता पर सवाल उठाता है। बाद में 1959 में तिब्बत के विद्रोह और 1962 के भारत चीन युद्ध ने इस सीमा को दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक बना दिया। दोस्तों, वर्तमान भारत चीन सीमा को समझने के लिए हमें ऑक्साई चीन और एलएसी के अंतर को समझना होगा। ऑक्साई चीन मूल रूप से भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा है, लेकिन 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने इस पर अवैध रूप से अधिकार कर लिया था। वर्तमान में यह क्षेत्र चीन के नियंत्रण में है। इसी गतिरोध के कारण जो है एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा अस्तित्व में आई। एलएसी वह काल्पनिक सीमा रेखा है जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को चीन द्वारा नियंत्रित ऑक्साई चीन से अलग करती है। तो यदि आप मैप पर गौर करें तो यह लेह के पूर्व में यह रेखा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यह हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है यहाँ पर, क्योंकि दोनों देशों की अपनी अपनी धारणाएं हैं कि यह रेखा असल में कहाँ से गुजरती है। दोस्तों, लद्दाख के क्षेत्र में तनाव का एक और बड़ा कारण सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इनमें सबसे प्रमुख है पैंगोंग त्सो झील। इसकी खूबसूरत नीले पानी की झील जो है, इस खूबसूरत नीले पानी की जो झील है, इसका विभाजन बहुत ही जटिल है। इसका लगभग 40% हिस्सा भारत के लद्दाख में आता है, जबकि 50% हिस्सा सीधे तौर पर चीन के नियंत्रण में है और बाकी 10% हिस्सा जो है ऑक्साई चीन के उस क्षेत्र में पड़ता है जो अभी भी विवादित है। नहीं समझे? फिर से बताते हैं। देखिए, ये पैंगोंग त्सो झील जो है, इस झील का जो पानी जो है, इसका विभाजन बहुत जटिल हो जाता है, क्योंकि लगभग 40% हिस्से की बात करें इसके तो ये भारत के लद्दाख में आता है, जबकि इसका 50% हिस्सा जो है सीधे तौर पर चीन के नियंत्रण में है और बाकी का 10% हिस्सा जो है ऑक्साई चीन के उस क्षेत्र में पड़ता है जो अभी भी विवादित है। झील के अलावे हाल ही के वर्षों में दो और नाम भी चर्चा में रहे हैं। पहला है गलवान घाटी और दूसरा है देपसांग मैदान। ये दोनों क्षेत्र भारत चीन के बीच प्रमुख विवादित स्थल है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत कठिन है, फिर भी सामरिक दृष्टि से ये क्षेत्र जो है भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, अब हम भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर चलते हैं, जो अफगानिस्तान के साथ लगती है। इसकी सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहा जाता है और इसकी कुल लंबाई मात्र 106 किलोमीटर है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह रेखा वर्तमान में अफगानिस्तान और भारत के पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्षेत्र के बीच में स्थित है। मैप में जो है आप वखान कॉरिडोर को देख सकते हैं, जो अफगानिस्तान को इस छोटे से हिस्से के जरिए भारत को जोड़ता है। हालांकि वर्तमान में यह क्षेत्र पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, लेकिन आधिकारिक तौर पर भारत इसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का हिस्सा मानता है।
दोस्तों, भारत की समुद्री सीमाओं में जो है श्रीलंका के साथ हमारा संबंध बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक रहा है। भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका का जो श्रीलंका को जो है समुद्री जल संधि अलग करती है, उसे पाक जल संधि कहा जाता है। ठीक है, यानी कि पाक जल संधि जो है भारत के तमिलनाडु से श्रीलंका को अलग करती है। और यहाँ पर पंबन या रामेश्वरम द्वीप स्थित है, जहाँ से धनुषकोडी तक की भारत की सड़क जाती है, जो कि भारत की अंतिम सड़क मानी जाती है। इतिहास पर नज़र डालें तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था और 1505 में पुर्तगालियों ने इसकी खोज की थी। एक और रणनीतिक बिंदु है कच्चा तीबू द्वीप। यह द्वीप कभी भारत का हिस्सा था, लेकिन 1974 में एक समझौते के तहत भारत ने इसे श्रीलंका को सौंप दिया था। आज भी भारतीय मछुआरों के लिए यह एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम में भारत की समुद्री सीमा जो है मालदीव के साथ साझा होती है। मालदीव के बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि यह विश्व का सबसे निचला देश है, जिसका अर्थ है कि समुद्र का स्तर थोड़ा भी बढ़ने पर इस देश के डूबने का सबसे पहले खतरा रहता है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और मालदीव का जो काल्पनिक रेखा अलग करती है, उसे 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप और मालदीव जो है, तो इन दोनों के बीच जो काल्पनिक रेखा है जो इन दोनों को अलग करती है, उसे 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। यह चैनल जो है हिंद महासागर के व्यापारिक मार्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में अक्सर यह पूछा जाता है कि कौन सा चैनल भारत और मालदीव को विभाजित करता है, तो याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल। तो दोस्तों, अब तक हमने जो पढ़ा उसे एक जगह समेटने का समय है। तो अब सिंथेसिस मैट्रिक्स को जो है आप नोट्स में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स के लिए जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं बता देता हूं, चीन जो है, चीन की बात करें तो मैकमोहन रेखा 1914 में खींची गई, जिसे शिमला समझौते के तहत तय किया गया था। अफगानिस्तान की बात करें तो ये डुरंड रेखा से अलग होता है, जो केवल 106 किलोमीटर लंबा है और पीओके के क्षेत्र में आता है। श्रीलंका से अलग करने की बात करें तो पाक जल संधि के द्वारा श्रीलंका जो है भारत से अलग होता है, जहां 1974 में कच्चा तीबू द्वीप का हस्तांतरण हुआ था। मालदीव जो है 8 डिग्री चैनल से भारत से अलग होता है, जो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। भारत का जो लक्षद्वीप है इसको मालदीव से अलग करता है। तो दोस्तों, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मतलब शॉर्ट नोट्स के लिए, एक तरह से इसे शॉर्ट नोट्स ही मानिए। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के बीच से गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश रेखा की, कर्क रेखा। यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत में यह रेखा जो है कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका क्रम याद रखिएगा। पहला है गुजरात, राजस्थान, यानी कि ये रेखा जो है किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से होकर के ये रेखा जो है गुजरती है। फिर से एक बार बता देते हैं ये कौन कौन से राज्य हैं। ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एक विशेष तथ्य याद रखिएगा कि झारखंड की राजधानी रांची जो है बिल्कुल इसी रेखा पर स्थित है। साथ ही भारत की माही नदी जो है एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, समय के निर्धारण के लिए जो है भारत ने अपनी एक मानक रेखा चुनी है, जिसे IST रेखा कहते हैं। यह रेखा 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। हमारा समय जो है लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे जो है आगे रहता है। यह रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से मिर्जापुर के पास से जो है गुजरती है। दूसरा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। यह रेखा सुनिश्चित करती है कि पूरे भारत में
एक ही समय का पालन हो, चाहे आप अरुणाचल में हो या फिर गुजरात में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कर्क रेखा और आईएसटी रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती है? ये दोनों रेखाएं जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्यों से होकर के गुजरती है। यदि हम भारत के उन राज्यों की कुल संख्या देखें जहां से या तो कर्क रेखा गुजरती है या आईएसटी रेखा, तो वह संख्या है 11। गणना सरल है, 8 कर्क और 5 आईएसटी, टोटल 13। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कॉमन है, इसलिए प्रभावी संख्या 11 रह जाती है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अगर सवाल में आपसे पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा और ग्रीनिच टाइम यानी कि आईएसटी रेखा जो है, कर्क रेखा और आईएसटी रेखा जो है, ये दोनों कुल मिलाकर के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो आपका जवाब होगा ये नहीं होना चाहिए कि 8 और 5 13, बल्कि कितना होना चाहिए 11। क्यों? इसलिए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है इसके में कॉमन हो जाते हैं। कर्क रेखा जो है ये भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से गुजरती है, और आईएसटी रेखा जो है ये भी क्या होती है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है। एक और आधुनिक तथ्य, गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर जो है कर्क रेखा के अत्यंत करीब स्थित है। यह न केवल ऐतिहासिक है बल्कि अब यह भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव भी बन गया है। इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों, अंत में हमने आपके अभ्यास के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए हैं, तो चलिए इसको हल करते हैं। इसका जवाब जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि जितने भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा, मुझे उम्मीद है कि सारे प्रश्नों का जवाब आप बहुत आसानी से दे लेंगे, बहुत आसानी से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए। 1914 के शिमला समझौते के तहत किनके बीच मैकमोहन रेखा खींची गई थी? ऑप्शन से भारत और चीन, भारत और तिब्बत, भारत और पाकिस्तान, या फिर भारत और अफगानिस्तान। तो जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ करके जाइएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पैंगोंग त्सो झील का कितना प्रतिशत हिस्सा चीन के नियंत्रण में है? ऑप्शन से 40%, 10%, 50% या फिर 60%। नेक्स्ट है, डुरंड रेखा की लंबाई कितनी है जो वर्तमान में भारत और अफगानिस्तान के बीच है? ऑप्शन से 106 किलोमीटर, 116 किलोमीटर, 96 किलोमीटर या फिर 126 किलोमीटर। इन सभी प्रश्नों के जवाब मैं बता सकता हूं, लेकिन मैंने ही पढ़ाया और इन सब के जवाब मैं खुद ही बताऊंगा, तो फिर आपने पढ़ा क्या? तो इसलिए इन सभी का जवाब जो है आपको खुद देना है कमेंट सेक्शन में, और इन सभी प्रश्नों का प्रैक्टिस भी करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत ने किस वर्ष कच्चा तीबू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था? इन सभी चीज़ों को मैंने पढ़ा दिया है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आएगा जो कि इस सेशन में नहीं बताया गया होगा आपको, ठीक है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है कि मालदीव और भारत के लक्षद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? ऑप्शन से 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या फिर 11 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय रेखा जो है कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? ऑप्शन से 5, 6, 7 या फिर 8। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य की राजधानी से होकर के गुजरती है? ऑप्शन से गांधीनगर, रांची या फिर रायपुर। अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? नर्मदा, ताप्ती, लूनी या फिर माही। और अगले प्रश्न की बात करें तो देपसांग मैदान और गलवान घाटी किन 2 देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? ऑप्शन से भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल या फिर भारत भूटान। और आज के अगले और आखिरी प्रश्न की बात करें तो 100% सौर ऊर्जा से संचालित मोढेरा सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इन सभी प्रश्नों के जवाब जो है आप कमेंट सेक्शन में छोड़ करके जरूर जाइएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन जो है आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही
अभी तो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके लगभग जीएस के सभी सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ाऊंगा। मैथ्स का क्लास भी आएगा, रीजनिंग का क्लास भी आएगा। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।